4 मार्च 1997 जापान का पिनासी एरिया। रात के 2:16 डेमो तोरियो नाम का एक शख्स बालकनी में खड़े होकर अपने किसी मित्र से फोन पर बात कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात वो ऐसा खौफनाक नजारा देखेगा जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जब डेमो फोन पर बात कर रहा था तभी उसकी नजर सामने वाले रास्ते पर पड़ी। रोड पर उसने दो औरतों को देखा, जिसमें से एक औरत बहुत जोरों से नाच रही थी, वहीं दूसरी महिला एक आदमी को घसीटते घसीटते झाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। एक बार तो डेमो को लगा वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज हो गया कि वो सपना नहीं हकीकत है। वो औरत एक ऐसे आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी जो बिल्कुल भी होश में नहीं था। ये खौफनाक नजारा देखकर डेमो पहले तो डर गया, लेकिन फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब रात के 2 बज रहे थे तो कई लोग गहरी नींद में थे, बट फिर भी आसपास के लोग हड़बड़ी से घरों से बाहर निकले। पिनासी एक विलेज एरिया था तो वहाँ ज्यादा घर भी नहीं थे। खैर, दोनों महिलाओं ने जैसे ही डेमो की चिल्लाती हुई आवाज सुनी, वो आदमी को छोड़कर वहाँ से भागने लगी। इधर लोगों की जमा भीड़ उनका पीछा करने लगी, लेकिन जैसे तैसे वो औरतें वहाँ से भाग गई। अब लोगों के सामने वो महिलाएं तो नहीं थी, लेकिन वो आदमी था जिसको घसीटते हुए वो ले जा रही थी। लोग जब उस आदमी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा आदमी की पूरी पैंट खून से लथपथ थी। जी हाँ, वो पूरी पैंट मानो खून से भीगी हुई हो। सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसके पैंट के अलावा कहीं भी खून लगा हुआ नहीं था, और तो और वो शख्स बिल्कुल भी होश में नहीं था। इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उस व्यक्ति की हार्ट बीट और नर्व्स चेक की तो पता चला वो व्यक्ति मर चुका था। उसकी हार्ट बीट और नर्व्स पूरी तरह से बंद थी। जापान की पुलिस बाकी कंट्रीज से बहुत फास्ट है, तो उनको वहाँ पहुँचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वो भी ये डेड बॉडी देखकर शॉक थे। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि खून आखिर पैंट से ही क्यों निकल रहा है, मतलब उसके ऊपर के हिस्से पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। पुलिस ने जब डेड बॉडी को बारीकी से देखा तो उनको एक शॉकिंग चीज पता चली। दरअसल वो जो ब्लड था वो उस आदमी के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा था। उस आदमी का जो प्राइवेट पार्ट था वो कटा हुआ था, किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया था और उसी जगह से वो खून की पिचकारियां निकल रही थी, जिससे उसकी पूरी पैंट खून से भर गई। इसके बाद पुलिस वहाँ खड़े लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद डेमो आगे आता है और वो पुलिस को सारी बात बताता है, कैसे वो महिलाएं नाचती हुई उस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी। डेमो की बात सुनकर पुलिस को पता चल गया कि इस आदमी के साथ जो भी घिनौनी हरकत हुई है वो उन औरतों ने ही की है, लेकिन अब औरतें वहाँ से भाग गई थी। इस वजह से पुलिस आसपास तलाशी करती है, शायद दोनों में से किसी महिला का कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी चीज गिर गई हो जिससे पुलिस को उन्हें पकड़ने में आसानी हो सके। फिर काफी देर तक तलाशी करने के बाद पुलिस को एक जूता मिलता है जो दिखने में तो किसी महिला का लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक जूते से किसी भी इंसान के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अब शायद वो जूता उन्हीं में से एक महिला का हो, लेकिन इससे पुलिस उनका पता नहीं लगा सकती थी। उस व्यक्ति की सारी जेब खंगालने पर पुलिस को उसके पास से एक पर्स मिलता है और वो पर्स उसी आदमी का था जिसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स थे, जिससे पता चला वो आदमी लेटोवा मार्केट का रहने वाला था, जो कि उस जगह से करीब 4 किलोमीटर दूर था। इसके बाद पुलिस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज देती है और सुबह के लगभग 7 बजे वो उस आदमी की फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं। उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी मौत असहनीय दर्द की वजह से और सिर पर चोट लगने से हुई थी। आदमी की फैमिली का रो रो कर हाल बुरा था। उस आदमी के घर में उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे थे, जो अपने पिता के शांत होने की खबर से बहुत सदमे में थे। वो तीनों माँ, बेटे और बेटी फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए पुलिस उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ पा रही थी। लेकिन बाद में जब तीनों सदमे से बाहर निकले तो पुलिस ने उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। उस आदमी का नाम हिनितो वारिया था, जो सोफे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और उस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर कोई औरतें बिना रीजन के किसी इंसान को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है। इसके बाद पुलिस सोफे बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंची जहां वो शख्स काम करता था और वहां पूछताछ करने पर यह पता चला
कि वो शख्स बिल्कुल ही नॉर्मल था और तो और उसका स्वभाव भी काफी अच्छा था। वो सबके साथ मिलजुल कर काम करता था। हाँ, एक बात जरूर है, वो थोड़ा बहुत नशा भी करता था, लेकिन लड़ाई वगैरह वो किसी के साथ नहीं करता था। उस आदमी की CDR भी क्लियर थी। वो किसी से ज्यादा फोन पर बातें नहीं करता था। हाँ, थोड़ी बहुत बातें वो करता था, लेकिन ज्यादा बातें वो किसी के साथ नहीं करता था। अब इन सारी बातों से एक बात तो पक्की थी कि कातिल को पकड़ने में बहुत मशक्कत आने वाली है, क्योंकि ना तो उस आदमी का कोई दुश्मन था और ना ही कोई अवैध रिश्ते। गाइस, यकीन मानिए इस केस का एंड इतनी ज्यादा खौफनाक तरीके से होने वाला है जो आपने आज तक के किसी भी केस में नहीं सुना होगा। पुलिस के लिए कातिल को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रही थी। 5 मार्च 1997 यानी कि घटना के अगले दिन पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर एक बूढ़ा आदमी बहुत ही डरी हुई आवाज में कहता है कि मैटॉन ब्रिज के नीचे 3 लाशें पड़ी है। पुलिस उस व्यक्ति से और कुछ पूछ पाती इसके पहले उसने कॉल काट दी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है मैटॉन ब्रिज। वो एरिया पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ पर केवल 2-4 घर ही थे। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा एक बड़े से पत्थर के पास 7-8 लोग खड़े हैं। इससे पुलिस को पता चल गया कि वो जो डेड बॉडीज है वो वहीं पड़ी है। पुलिस फटाक से वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ सच में 3 आदमियों की डेड बॉडी पड़ी थी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? उन तीनों आदमियों की पैंट खून से लथपथ थी। जी हाँ, बिल्कुल पिछले ही केस की तरह उन तीनों आदमियों की पैंट मानो खून से भीगी हुई थी। पुलिस बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी आखिर ये हो क्या रहा है। उन तीनों की बॉडीज को बारीकी से जांचा गया तो उनके भी सेम टू सेम उसी इंसान की तरह प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और वहीं से खून निकलने की वजह से उनकी पैंट ब्लड से भर गई। वहाँ पर पुलिस को वो बूढ़ा व्यक्ति भी मिलता है जिसने हिरावो पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। वो आदमी बताता है कि शाम के वक्त तो ये बॉडी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन सुबह सुबह जब मैं रनिंग के लिए उठा तब मैंने यहाँ पर इन बॉडीज को देखा। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर इतने घिनौने तरीके से कौन मर्डर कर सकता है। पुलिस उन तीनों आदमियों की पॉकेट को बारीकी से चेक करती है, लेकिन यहाँ पर तीनों के पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट मिलता है और ना ही उनका कोई पर्स। वो तीनों के तीनों पूरी तरह से खाली थे। शायद जिसने भी इनका मर्डर किया है उन्होंने इन सभी को लूट लिया होगा। पुलिस काफी देर तक उस जगह के आसपास तलाशी करती है, बट उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कातिल का पता चल सके। अब तीनों की कोई भी पहचान ना होने की वजह से पुलिस वहाँ पर कुछ पत्रकार को बुलाती है जो इन तीनों की फोटो खींचकर और लोकेशन वगैरह का नाम अखबार में छाप देते हैं, ताकि जो भी इनका रिलेटिव हो उनको अपने करीबी के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ पुलिस तीनों की फोटोज को आसपास के पुलिस स्टेशन में भी भेजती है, ताकि तीनों में से किसी की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो रखी हो तो उसकी पहचान हो सके। फिर अगले ही दिन हिरावो पुलिस स्टेशन में उन तीनों आदमियों की फैमिलीज रोते बिलखते पहुंच जाती है। वो जो तीनों आदमी थे वो उस एरिया से मात्र 4 किलोमीटर ही दूर थे। पुलिस उन तीनों की फैमिली से बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन किसी भी सवाल के जवाब में पुलिस को कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो तीनों आदमी बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक ही कंपनी में काम करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि शहर में ना के बराबर CCTV कैमरास थे, जिसे कातिल को पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उन तीनों की फैमिली से पुलिस को एक बात पता चली कि वो तीनों शख्स ओवर टाइम वर्क करते थे, जिस वजह से उनकी छुट्टी रात के लगभग 10 बजे होती थी और उनको घर आने में कभी कभार 11 भी बज जाते थे। लेकिन इस बात से भी पुलिस को कातिल के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा था। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पुलिस ने जिंदगी में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 7 मार्च 1997 रात के 10 बजे हिरावो पुलिस स्टेशन में एक आदमी बहुत ही हड़बड़ी में भागता हुआ आता है और उसने पुलिस को जो बताया उसे सुन पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उसने कहा, थोड़ी देर पहले मैं टनल वाले रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था। मैं रोज उसी रास्ते से घर जाता हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आज जब बाइक से मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक महिला स्कूटर के पास खड़ी थी। शायद उसका स्कूटर खराब हो गया था। मैंने उस महिला की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी और उससे मदद के लिए पूछने लगा, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगा। बट तभी वो औरत बोलती है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। इसके बाद मैं गाड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालने लगा ताकि मैं उस अकेली महिला की मदद कर सकूं। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालने लगा तभी मैंने देखा एक 4 व्हीलर गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी। वो गाड़ी फटाक से मेरे पास आई और उसके अंदर से कुछ 5-6 औरतें बाहर निकली। उन सभी औरतों के हाथ में हथियार थे और वो
हथियार से मुझे डराने लगी। इधर जिसकी मैं मदद कर रहा था वो औरत भी उन्हीं गैंग में शामिल थी। उसने भी अपना हथियार निकाल दिया। अब उसके पास चाकू था और बाकी सभी के पास भी कुछ हथियार थे। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, इसलिए मैं वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की वैसे ही एक औरत ने एक रॉड से मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर वो जबरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर बैठाने लगे। वो गाड़ी एक वैन की तरह थी। इसके बाद उन सभी औरतों ने मुझे जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठा दिया और फिर वो गाड़ी चलने लगी। यहाँ पर दो औरतों ने मेरे गले पर छुरी रख दी और वो मुझे बोलने लगे कि अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी की तो हम यहीं तुम्हारा गला काट देंगे। यह धमकी देने के बाद वो जो दूसरी महिलाएं थी वो जबरदस्ती मेरी पैंट उतारने लगी। उनकी आवाज से तो ये लग रहा था कि वो औरतें ना होकर के कोई आदमी थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने जबरदस्ती मेरी पैंट को घुटनों तक खोल दिया। इसके बाद वो मेरे प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करने लगे। गाड़ी के अंदर उन सभी ने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं उनके सामने रो रहा था, खुद को बचाने की भीख मांग रहा था, बट वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वो गाड़ी एकदम से रुक गई क्योंकि एक लड़कों के ग्रुप ने गाड़ी को रुकवा दिया। उन लड़कों के हाथ में गन्स थी तो गन चला के उन्होंने वैन के आगे वाले टायर पंचर कर दिए। शायद वो चोरों लुटेरों का ग्रुप था जो चोरी के मकसद से आए थे। उन्होंने बाहर ही खड़े होकर धमकी दी कि जो कोई भी गाड़ी के अंदर है वो बाहर निकल जाओ, नहीं तो सारे मारे जाओगे। इसके बाद गाड़ी में बैठी सारी औरतें बाहर निकली सिवाय एक को छोड़ के। उस औरत ने मेरे गले पर छुरी रखी हुई थी। वो मुझे वार्निंग दे रही थी कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो मैं तेरा गला काट दूंगी। तभी बाहर की तरफ उन औरतों और लड़कों के बीच फाइट होने लगी। मैंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और उस औरत के हाथ को बुरी तरह से काट दिया। फिर मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गया और एक टैक्सी वाले से लिफ्ट मांगकर मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर सही टाइम पर मैं भागा नहीं होता तो मेरे साथ बहुत गलत होने वाला था। पुलिस उस बंदे की बात सुनकर हैरान थी। उनको लग रहा था वो वही औरतें थी जिनकी तलाश वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए वो उस बंदे को जिप्सी में बैठाकर वहाँ से रवाना हो गए और थोड़ी ही देर में वो उस आदमी की बताई लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ औरतों और लुटेरों के बीच फाइट हुई थी। लेकिन ना तो वहाँ वो गुंडे थे और ना ही औरतें और उनकी गाड़ी, सब के सब गायब थे। गुंडे तो कहीं भी भाग सकते हैं लेकिन औरतें और उनकी गाड़ी कहाँ जा सकती है, क्योंकि गाड़ी को तो गुंडों ने पंचर कर दिया था। इसके बाद पुलिस फिर से जिप्सी में बैठी और वो आसपास उनको ढूंढने लगी। उनको पता था पंचर गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा सकती और थोड़ी ही देर बाद पुलिस को रास्ते पर एक 4 व्हीलर गाड़ी जाती हुई दिखती है जो बहुत धीरे धीरे जा रही थी। पुलिस के साथ बैठे उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर मुझे किडनैप किया गया था। पुलिस फौरन अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने ले जाकर रोक देती है। इधर पुलिस को देख वो सारी औरतें गाड़ी से निकलकर भागने लगी, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत ही मशक्कत से उन सभी औरतों को पकड़ दिया। इसके बाद फौरन उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उनकी अच्छे से खातिरदारी की गई। और इसके बाद बाहर आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला सच जो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं सुन सकता। तो अगर आपका कलेजा और दिल दोनों मजबूत है तभी इस वीडियो को आगे देखें, बाकी आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सच तो यह था कि जिनको हम कब से औरतें समझ रहे हैं वो औरतों के भेष में मर्द थे। जी हाँ, पुरुष। वो कुल 6 आदमियों का ग्रुप था जो औरतों के कपड़े पहनकर किसी सुनसान जगह पर मदद के लिए खड़े रहते ताकि कोई आदमी महिला को अकेले देख या तो उसे छेड़ता या फिर उसकी मदद करता। जैसे ही कोई आदमी उनके पास आता वैसे ही दूसरे मेंबर्स जो वहाँ से कुछ ही दूर गाड़ी लेकर छिपे रहते वो वहाँ पहुँच जाते और उस आदमी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर उसके साथ घटिया से घटिया हरकत करते। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कोई पुरुष पुरुष के ही साथ ऐसे घिनौने अपराध भला कैसे कर सकता है? तो इसका जवाब है सेटिस्फेक्शन। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको उनके ही सेम जेंडर वालों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पुरुष का पुरुष पर ही अट्रैक्शन आना ये हमने मान लिया, लेकिन बेरहमी से उनके प्राइवेट पार्ट काट लेना और उसे तड़पा तड़पा कर मार देना, ऐसी भयानक हरकत कौन करता है?
इसका जवाब है कैनिबल। वो लोग कैनिबल थे। जिन लोगों को कैनिबल के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, कैनिबल वो लोग होते हैं जो इंसानों का मीट खाते हैं, लेकिन ये लोग साइको कैनिबल थे। इनको केवल जवान आदमियों का प्राइवेट पार्ट खाना पसंद था, बाकी का हिस्सा ये नहीं खाते। यह लोग विक्टिम के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसे पकाकर खा जाते। खैर, पुलिस उनका सच जान के हैरान तो हुई ही, साथ ही साथ उन्होंने एक काम किया। पुलिस ने तुरंत उन 6 कैनिबल्स को गोलियों से छलनी कर दिया, क्योंकि अगर इनको जेल में रखा जाता तो कभी ना कभी तो ये छूट ही जाते, और अगर ये वापस बाहर जाते तो फिर से ये खौफनाक अपराध शुरू हो जाता। खैर, ये था आज का एक और खौफनाक केस। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।